So, student, in today's class we are going to just derive the radius, velocity and energy of the radius, velocity and energy of electron. We are simply going to derive these equations. So in previous video we have studied Bohr's ionization condition, Bohr's quantization condition, that was mvr is equal to nh by 2 pi. This is our equation number first, and the second equation was 1 by 4 pi epsilon naught ze square divided by r square, that was equal to mv square by r. So we are simply going to use these two equations. Now squaring the first equation and dividing it by the second equation, we will get the radius. See how we are going to calculate. Squaring the first equation means we have to square this equation, that is n square h square upon 2 to the 4 pi square is equal to m square v square to r square. Now this whole expression is going to be divided by 1 by 4 pi epsilon naught ze square upon r square is equal to mv square upon r. बेटा अब हम लोग कैंसिल करेंगे वो टर्म जो दोनों में कैंसिल आउट हो सकते हैं, लाइक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई है, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और v स्क्वायर से v स्क्वायर यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा. इसके अलावा और कोई टर्म जो कैंसिल हो सकता है, यहाँ m से बेटा एक m कैंसिल हो जाएगा. अब जो हमारा टर्म बच गया उसको हम इस साइड नोट कर लेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाय z स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू r. देखें बेटा इसको मैंने ऊपर ले के और इधर वाले टर्म को भी टॉप पे ले जाके मल्टीप्लाई करके अब मेरा ये टर्म आ गया. ठीक है, अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ मुझे रेडियस कैलकुलेट करना था तो दैट मीन्स r चाहिए था. देखिए यहाँ से r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा केवल मेरे पास r. नाउ r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर. बेटा अब यहाँ से हम लोग कांस्टेंट टर्म को पहले निकाल लेते हैं. कांस्टेंट टर्म देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कांस्टेंट है आपका h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर में है पाई, m भी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू में पता है, e स्क्वायर भी कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट टर्म को मैंने एक साइड रख लिया. n बच क्या गया मेरे पास, n स्क्वायर बाय z. n स्क्वायर एंड z तो आपका एटॉमिक नंबर था, n स्क्वायर कहता है था आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. अब इस कांस्टेंट जो टर्म है इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इस टर्म की वैल्यू, तो वो हमको मिल जाती है 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, और यहाँ पे बच्चा क्या था, n स्क्वायर z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. ये जो वैल्यू बेटा आ रही है यही है आपके रेडियस कैलकुलेट करने की वैल्यू. हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, आर एन इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth, the radius of the nth. We can calculate radius of, suppose electron is revolving in first, second or third orbit, that is the nth orbit, is equal to 0.53 into n square by z angstrom. So बेटा ये एक्सप्रेशन यहाँ तक आप लोग को याद हो जाएगा. आप लोग रिपीट करिएगा, बस 2 से 3 बार इसको ट्राई करिएगा कॉपी में लिख के वीडियो को देखने का. तो अब बेटा हम लोग जा रहे हैं कैलकुलेट करने वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की अगर वो मूवमेंट कर रही होगी. तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई. अब r की वैल्यू देखिए मेरी क्या थी, r की वैल्यू ये आई थी ना, ये. इस r की वैल्यू को अगर हम इस r की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा. हमारा एक्सप्रेशन बनेगा
एम वी आर की जगह हम रख सकते हैं बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। क्लियर बेटा? अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो हैं आपके पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से एक एन एंड एक एच से एक एच। इसके अलावा जो टर्म्स बच गए उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा वी एन एच एंगस्ट्रॉम एन एच एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1/2। हमें केवल v चाहिए, वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, सो नाउ वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू, देखिए ई स्क्वायर कांस्टेंट है 2h एंड एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट टर्म को मैंने ब्रैकेट में रख लिया और जो मेरे पास बच गया वो बच गया z/n। इस कांस्टेंट की जो आपकी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने के बाद वो होती है 2.18 इंटू 10⁻6 और z/n वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन आ गया 2.18 इंटू 10⁻6, z आपका एटॉमिक नंबर है, n ऑर्बिटल जिसमें रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये देखिए 2 कैलकुलेशंस थी, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम थर्ड एक और एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, वो है आपका एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी nth सेल कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल ऑफ, सपोज हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो हमें टोटल एनर्जी जो है इसका एक्सप्रेशन आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इसको याद कर लीजिए, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। सपोज़ हमने आपसे पूछा बेटा n इज़ इक्वल टू 1 है, इसकी एनर्जी आप बता दीजिए, तो आप कह सकते हैं दैट इज़ 13.6 इंटू 1/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रफली आपका आ गया 13.6 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए n की वैल्यू 1 थी ना, मींस ऑर्बिटल n की जगह 1 रखेंगे, और हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो z की वैल्यू 1 होगा, तो 13.6 आ गया जब n 1 होगा। सपोज अब n इज इक्वल टू 2 की हमें कैलकुलेट करना है, तो -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, 4 से हम 13.6 को डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज n इज़ इक्वल टू 3 की आपको कैलकुलेट करनी है, तो -13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा, 9 से हम जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से बेटा आप लोग देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। दिस इज़ इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस साइन लगा। दैट मीन्स सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, देन सेकेंड, देन थर्ड। आपको दिख रहा है माइनस में आ रही है ना बेटा। सो स्टूडेंट्स वी आर going to study the postulate number 6, which was given by the Niels Bohr. Niels Bohr stated that electron can accept energy and can lose energy. Okay, if electron accept and loses energy, two cases will occur. First, if an electron accepts the energy, that means it jumps to higher energy level, and if an electron jumps to higher energy level, we called it excitation of electron, because we have heated that electron so that it could get excited and jump to next energy level. So if an electron jumps to another energy level, we could simply say excitation of electron is taking place. And in second case, if an electron loses its energy, it comes back to lower energy level, so we can simply say de-excitation of electron.
So de-excitation of electron will happen only when it loses its energy and electron comes back to its lower energy level. So I am going to draw a simple diagram to explain it so that your concept could be more clear. Suppose this is your nucleus and these are the different cells and electrons are revolving in these cells. Okay, suppose I provided heat, so but naturally electrons will get excited, and if electron, suppose this cell in which electron is present, it gets excited, it simply jumps to higher energy level, moves from first cell to the third cell. This is first cell, this is the third cell. So in this case excitation of electron is taking place. Now in second case, how de-excitation will take place? Suppose this electron that is present in the third cell, it radiates and loses all its energy, so it will come back to the first cell. So this case is called de-excitation of electron. And बेटा सभी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमेशा अपने ग्राउंड लेवल पे रहना प्रेफर करती हैं. आपको हम छत वाली जो आपका फ्लोर है, टॉप मोस्ट फ्लोर, अगर वहाँ पे रहने को दें तो आपको कितनी बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी पड़ेंगी, तो आप प्रेफर नहीं करोगे. आप क्या चाहोगे, आपको ग्राउंड फ्लोर में ही रूम मिल जाए. तो सेम इज़ द केस विद दीज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. ये हमेशा हायर लेवल पे नहीं रहना प्रेफर करते, ये हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे रहना प्रेफर करते हैं, जो कि फर्स्ट सेल में होती है. क्लियर है बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ओके. नेक्स्ट देखिए, अब न्यू टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. दिस इज़ अ न्यू टॉपिक. नील्स बोर कॉन्सेप्ट, all the postulate of Niels Bohr have explained in the previous slides. Please, now we are moving to the next topic, that is atomic spectrum. So what does it come when I say atomic spectrum? Spectrum, what is a spectrum simply means to you? First thing, spectrum are of two types. One is continuous and second is discrete, or we can say line spectrum. Okay beta, discrete and line spectrum. If we talk about the continuous spectrum, in this we get the colors, all the colors of the light continuously. And if we talk about the discrete line spectrum, in this spectrum, in this we get some lines. कुछ जो आपकी लाइन्स होंगी वो ज़्यादा दिखती हैं, कुछ लाइन्स हमें ज़्यादा विजिबल होंगी, मोर विजिबल होंगी, और कुछ जो लाइन होंगी वो डिस्क्रीट पैटर्न में होंगी, या लाइन स्पेक्ट्रम. सपोज एक लाइन मिली, फिर उसके बाद की नहीं मिली, थर्ड मिली, फोर्थ फिफ्थ नहीं मिली, सिक्स्थ मिली, इस तरीके. तो डिस्क्रीट से आप समझ रहे हैं कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है. लाइन समझ रहे हैं, एक लाइन फर्स्ट लेवल की मिली, थर्ड की नहीं मिली, फिफ्थ की मिली, फोर्थ की नहीं मिली. तो ये दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात करेंगे. अब देखिए, इसको बहुत छोटे से एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, या कह सकते हैं एक छोटे से डायग्राम के हेल्प से. सपोज आई हैव टेकन अ ग्लास टम्बलर एंड हियर अ गैस इज प्रेजेंट. I allowed white light to fall on this glass jar, and consecutively I was heating this glass jar. So at the other side, here I have put a screen. We know that in white light there are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. All the 7 components color are present. Suppose we assume that all the colors were visible, only the green color was not visible. So this simply means that green color is absorbed by this gas and all the other color was shown to the screen. So this is a discrete or line spectrum. All the other color line was easily visible on the screen, that was violet, indigo, blue, yellow, orange and red. But green color was not visible. That means it has assumed, or that radiation was used by this gas. Is it clear बेटा? ठीक है बेटा. देखिए, इसको हम और एक तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ पे ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा था, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं बेटा. सपोज ये पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसकी सेल्स हैं. अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज
ट्राई करते हैं टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि वो लोएस्ट मोस्ट एनर्जी लेवल पे हो, ठीक है। अब हीट प्रोवाइड हो रही थी, जब हीट मैंने प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बट ऑब्वियस है कि जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। बट नेचुरल कंडीशन भी इनकी है कि जब डी एक्साइटेशन होगा तो यही इलेक्ट्रॉन वापस फिर से अपने फर्स्ट पे आ जाएंगे, और जब ये इस तरीके मतलब थर्ड से फर्स्ट लेवल पे आ रहे होंगे तो ये एनर्जी एक रेडिएशन को एमिट करेंगे। वो रेडिएशन क्या होगी, एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन आपकी एमिट हो रही है, या एनर्जी जो आपकी एमिट हो रही है, एमिटेड एनर्जी, ये आपकी किस किस फॉर्म में हो सकती है। ये आपकी एक रेडिएशन के फॉर्म में हो सकती है, वेव लेंथ के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हो सकती है। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी आपकी एमिट हो सकती है बाहर, समझ रहे बेटा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो आपकी जो लाइट स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिख रहा था, वो लाइट क्यों दिख रहा था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हीट अप कर रहे थे हम, तो वो एनर्जी उनको मिल रही थी। एनर्जी मिलने के बाद वो नेचुरली एक्साइटेड लेवल पे मूव ऑन कर रहे थे। जैसे ही वो एक्साइटेड होकर दूसरे लेवल पे जा रहे थे, तो उनके अंदर से जो एनर्जी थी वो लाइट के फॉर्म में एमिट हो रही थी, और वो लाइट स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा था। तो यहीं से नील्स बोर का एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मॉडल आया था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप टिल हियर योर टॉपिक इज